जय हिंद साथियों, हम सभी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, यानी कि बट्टा। और ये हर एग्ज़ाम में आता है, एसएससी, रेलवे और आपके सभी स्टेट गवर्नमेंट जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम को ये चैप्टर कवर करेगा। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो डिस्काउंट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करेंगे दोस्तों। यहाँ सवाल में कहा गया है कि 1250 रुपये का बिल पे 30% और 20% का डिस्काउंट मिलता है, तो इसके लिए हमें कितना पैसा भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ हमें जो 1250 रुपये पर हमें दो डिस्काउंट मिलता है। हमारा पहला डिस्काउंट 30% का है। 30% मतलब 100 में 30 कम, तो वैल्यू कितनी बन गई? वैल्यू बन गई 70%। ये वैल्यू पहला डिस्काउंट के बाद बनी है। और एक डिस्काउंट और मिलता है 20 का। 20% का मतलब 100 में 20 कम करेंगे दोस्तों, तो वैल्यू बन गई 80%। यानी कि 1250 रुपये पर हमें दो डिस्काउंट मिल गया। दो डिस्काउंट के बाद हमें इतना पे करना पड़ेगा। अब आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। दो जीरो कैंसिल हो गए यहाँ पे। अब ये 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, सॉरी 25 चौका 100 आएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों, 25 पंजे 125, 50 बार गया और फिर 25 चौका 100 आ गया ये। अब यहाँ से 4 दूनी के 8 जाएगा ये। अब यहाँ पे कितना बचा आपका? 7 दूनी के 14 और 14 दूनी के, हाँ ये 7 पंजे 35 दूनी 70। तो आंसर कितना आया? तो आंसर आपका आया 700 रुपये। यानी कि वस्तु हमें 700 में मिल जाएगी। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों, ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पे डिस्काउंट मिलता है। यहाँ सवाल में कहा गया है कि 1250 का बिल है और इसी बिल पर एक डिस्काउंट मिला है 30% का। यानी 30 कम करेंगे दोस्तों, 70% वैल्यू बन गई। और एक और डिस्काउंट मिला है हमें 20% का। 100 में 20 कम करेंगे तो 80%। ये वैल्यू फाइनल बन गई। यानी कि इतना पेमेंट हमें करना पड़ेगा। तो भाई ये देखते हैं, 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। अब यहाँ से 25 पंजे 125, 1 जीरो आ गया। अब 2500 का 100 आया, 4 से 2 बार कट गया। 7 दूनी के 14, 14 पंजे 70। ये आपका 700 रुपये आ गया। यानी कि 1250 रुपये की वस्तु पर यदि दो डिस्काउंट हम 30% और 20% दे दें, तो उसके बाद वस्तु कितने की हो जाएगी? ये वस्तु हो जाएगी आपकी 700 रुपये की। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, यानी कि आपका एमआरपी कितना है? ये एमआरपी यानी कि मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? तो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य आपका ये 2500 रुपये है। अब इसी पर 12% और 10% के दो बट्टे मिले हैं। तो यहाँ पे दो बट्टे के बाद यहाँ सेलिंग प्राइस कितना होगा? हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। यहाँ सवाल में कहा है कि 2500 रुपये यदि अंकित मूल्य हो और इस पर 12% और 10% के दो बट्टे दिए जाएं, तो वैल्यू कितनी बनेगी? तो दोस्तों ये बात हम जानते हैं कि अगर दो बट्टा दिया जाएगा हमें 12% और 10% का, 12% बट्टे का मतलब 100 में 12 कम करेंगे, यानी वैल्यू कितनी हो गई? 88% हो गई। अब उसके बाद 10% और दिया जा रहा है, 100 में 10 कम करेंगे तो वैल्यू कितना? 90% हो गई। यानी कि इसी अंकित मूल्य का हमने 88% किया एक बट्टा मिलने के बाद, और एक और बट्टा 10% का मिल रहा है, तो इसी का 90% कर देंगे। अब उसके बाद दो बट्टा मिलने के बाद ये एमआरपी क्या बन जाएगा? एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमपी मार्क प्राइस, दोनों बातें एक ही हैं। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो दोस्तों 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए, 1 जीरो इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ 2 से 44 बार और 2 से 5 बार, 5 से 25 जाएगा 5 बार। अब यहाँ कितना आएगा? 44 पंजे 220, 9 से गुणा करेंगे दोस्तों, 0, 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18 के 19,
यानी वस्तु कितने रुपए की हो गई, 2 डिस्काउंट मिलने के बाद 2500 की वस्तु हो गई 1980 रुपये में। दोस्तों यहाँ पे आसान क्वेश्चन से लेके कठिन क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू में ये आसान प्रश्न चल रहे हैं, हर टाइप को यहाँ पे कवर करेंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहक को इस सामान के अंकित मूल्य पर 16% का डिस्काउंट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य क्या होगा, यदि क्रय मूल्य 11,900 रुपये। दोस्तों अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है। वो कॉन्सेप्ट भी समझना है कि जैसे हम ये कहें 500 रुपये ये वस्तु पे लिखा हुआ है, तो ये आपका MRP MP हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया। यदि वस्तु को 450 में 20 दिया जाए तो ये 200 सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ से आपका डिस्काउंट कितना मिला, तो यहाँ से आपका डिस्काउंट जो हुआ वो डिस्काउंट कितने का हुआ, तो ये डिस्काउंट मिल गया आपको 50 रुपये का। 500 की वस्तु को अगर 450 में बेच दिया जाए तो डिस्काउंट मिला 50 रुपये का। अगर ये वस्तु मान लीजिए कि वस्तु 300 में खरीदी गई है, वस्तु 300 में खरीद कर 450 में बेच दिया गया है, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट आपका 150 का हो गया। तो यहाँ से हमने एक बात समझी कि मार्क प्राइस पे हमने डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस बना, अब कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट लिया तो सेलिंग प्राइस बना। यानी कि अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य बन रहा है, क्रय मूल्य पर लाभ लेने के बाद भी विक्रय मूल्य बन रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या समझा, यहाँ से हमने ये समझा कि मार्क प्राइस पर हम यदि डिस्काउंट दे दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस। और यदि कॉस्ट प्राइस पर क्रय मूल्य पर प्रॉफिट हो जाए तो भी क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर यदि प्रॉफिट हो जाए तो भी क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। यानी कि MP मार्क प्राइस पर डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस बन रहा है, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट के बाद भी हम सामान बेचते हैं, सेलिंग प्राइस बन गया। तो दोनों वैल्यू क्या हो गई, दोनों वैल्यू बराबर हो गई। ठीक, अब इसी को दोस्तों एक अलग तरीके से समझते हैं। हमने समझ लिया कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है, D% का डिस्काउंट मिल रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, P% प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिला, अब डिस्काउंट D% मिला तो 100 माइनस D% क्या बन गया आपका, ये बन गया सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट P% हो रहा है, प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस पर P% का प्रॉफिट, परसेंट मतलब 100, यानी 100 प्लस P%, ये क्या बन जाएगा, ये भी सेलिंग प्राइस बन गया। यानी कि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट के बाद सेलिंग प्राइस बन गया और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस बन गया। दोनों वैल्यू क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। एक बार फिर देखते हैं इसी को। दोस्तों अगर डिस्काउंट दोस्तों D% हो और अगर प्रॉफिट दोस्तों P% है, तो यहाँ पे मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिलेगा। अगर D% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट मतलब छूट, यानी कि 100 में D कम करके और बटे में 100 करेंगे, ये आपका मार्क प्राइस क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। अब कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट हो रहा है P% का, यानी 100 में P बढ़ा के वस्तु बेची जा रही, 100 रुपये में P रुपये बढ़ा के वस्तु बेची जा रही है। तो ये सेलिंग प्राइस बना 100 प्लस P बटे 100। अब मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस बन गया, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस बन गया। दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो गए। अब दोस्तों
ये रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब नीचे यदि 100 से 100 हम कैंसिल करें तो यहाँ से दोस्तों मार्क प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जो जिसके सामने होती है वो उसके रेशियो की वैल्यू होती है, यानी कि MP के सामने 100 प्लस P है तो MP के लिए वैल्यू कितनी हो गई 100 प्लस P रेशियो कॉस्ट प्राइस के सामने कितना है 100 माइनस KD, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो वैल्यू कितनी हो गई 100 माइनस KD। तो हम इस रिलेशन को, इस संबंध को हम इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अंकित मूल्य पर 16% का डिस्काउंट दिया गया है। तो दोस्तों अब अंकित मूल्य पे अगर 16 का डिस्काउंट दिया गया है 16%, यानी 100 में 16 कम, तो सेलिंग प्राइस कितना बना, सेलिंग प्राइस बन गया आपका 84%। यानी कि मार्क प्राइस पर हमने 16%, मार्क प्राइस पर हमने 16% का डिस्काउंट दिया, 100 में 16 कम करेंगे 84% पर हम वस्तु को बेचेंगे, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों ये बात हम जानते हैं, प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर मिलता है। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है आपका ये 11,900 रुपये, और इस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, यानी 20% बढ़ा के 100 में 20 बढ़ा के, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120% हो गया। यानी कि हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे सीखा कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस बनता है। तो मार्क प्राइस पर 16% का डिस्काउंट मिला, यानी कि 100 में 16 कम पे हमने वस्तु बेची है, मार्क प्राइस पे 16% कम पे वस्तु बेची है। परसेंट मतलब 100, 100 में 16 कम, यानी कि 84%, मार्क प्राइस का 84% सेलिंग प्राइस बन गया। कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कितना है 20% का, यानी 100 में 20 बढ़ा के कॉस्ट प्राइस का 120% इस सेलिंग प्राइस हो गया। यानी कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट लेकर दुकानदार सामान बेच रहा है, दोनों सेलिंग प्राइस है, दोनों की वैल्यू को हम बराबर करेंगे। दोस्तों कोई भी दुकानदार मार्क प्राइस पर डिस्काउंट के बाद वस्तु बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट के बाद वस्तु बेचता है, दोनों सेलिंग प्राइस बन जाते हैं, इसलिए दोनों वैल्यू को हम बराबर करते हैं। अब बराबर में परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम काट देंगे, 12 दहाई 120 और 12 सत्ते 84, 7 से कटेगा 17 बार, तो दोस्तों ये कितना आ गया 1700। तो यहाँ से MP कितना आया, MP आएगा आपका 1700 गुणे 10, MP आ गया 17,000, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया 17,000 आ गया। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों मार्क प्राइस पर डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस बनता है। तो यहाँ पे 16% का डिस्काउंट था, 100 में 16 कम करेंगे दोस्तों, 100 में 16 का डिस्काउंट देंगे, तो ये सेलिंग प्राइस कितना बन गया 84% बन गया। कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट के बाद ये हम सामान बेचेंगे, तो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट के बाद बनेगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस था 11,900 रुपये, और यहाँ 20% का लाभ था, यानी कि 120%। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों वैल्यू को बराबर किया, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। अब यहाँ 12 दहाई 120 और 12 सत्ते 84 आ गया, 7 से कितनी बार जाएगा 17 सत्ते 119, ये आ गया 1700, 1700 दहाई ये आपका आएगा 17,000, यानी कि मार्क प्राइस कितना आ गया, मार्क प्राइस अंकित मूल्य आ गया आपका 17,000 रुपये, यानी कि वस्तु पर 17,000 रुपये लिखा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे आप लोग। अब सवाल नंबर 22 पर आएंगे। 22 दोस्तों बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल है। यहाँ भी दोस्तों कहा गया है कि वस्तु पर इस प्रकार अंकित किया गया है जिससे क्रय मूल्य पर जिससे यहाँ पे अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य पर
28% का डिस्काउंट देने पर भी 12% का लाभ हो। ठीक, यदि अंकित मूल्य 224 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना होगा? हम ये बात जानते हैं कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य बनेगा। तो अंकित मूल्य पर 28% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी 100 में 28 कम, तो वैल्यू बनेगी 72% और ये बन गया सेलिंग प्राइस। यानी कि वस्तु पर 224 रुपये लिखा हुआ था, ये वस्तु का अंकित मूल्य है और इसी अंकित मूल्य पर 28% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी 100 में 28 कम 72% पर वस्तु बेची गई है। अंकित मूल्य के 72% पर वस्तु बेची गई है। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है। कॉस्ट प्राइस पे लाभ कितने का हुआ है? 12% का हुआ है, यानी 100 में 12 बढ़ाकर कॉस्ट प्राइस का 112%, ये बन गया आपका सेलिंग प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस पर 12% बढ़ा के हम यहाँ पे सामान बेच रहे हैं, ये भी सेलिंग प्राइस बना, ये भी सेलिंग प्राइस बना। यानी कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य बन रहा है, क्रय मूल्य पे लाभ के बाद विक्रय मूल्य बना, दोनों विक्रय मूल्य बन रहा है, दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगे। अब दोस्तों परसेंट से परसेंट हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे। अब 112 दूनी 224 आ गया, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? क्रय मूल्य कितना आ गया? 72 दूनी 144, यानी वस्तु 144 में खरीदी गई थी। बात समझ में आ गई होगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ सवाल में कहा गया है कि एक दुकानदार वस्तु की कीमत को इस प्रकार से अंकित करता है कि 22% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 11% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य 888 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? हमने अभी समझा कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद, यानी मार्क प्राइस पर हम डिस्काउंट दें तो क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस बनेगा, और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस बनेगा। तो इस तरीके से दोनों सेलिंग प्राइस बन गए, दोनों वैल्यू को हम बराबर कर देंगे। यानी कि दोस्तों अगर D% डिस्काउंट मिला है तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 100 माइनस D और बटे में 100, ये बन गया सेलिंग प्राइस। अगर D% का डिस्काउंट मिला है, परसेंट मतलब 100 में D कम करके हम सामान को बेचते हैं, और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होता है। यदि P% का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P बटे में 100 करेंगे, ये बनेगा सेलिंग प्राइस। दोनों सेलिंग प्राइस बन गए दोस्तों, तो दोनों को हम लोगों ने बराबर किया। अभी हम लोगों ने संबंध देखा ये कि नीचे 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों मार्क प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा? मार्क प्राइस के सामने कितना है? 100 प्लस P, रेशियो कॉस्ट प्राइस के सामने कितना है? 100 माइनस के D। तो दोस्तों ये संबंध बन के आ गया कि मार्क प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस P रेशियो 100 माइनस के D। तो दोस्तों इसका यूज़ भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिएगा यहाँ पर, अब जैसे अंकित मूल्य पे हमको डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है? 888 रुपये, और यहाँ जो डिस्काउंट मिला है वो डिस्काउंट 22% का मिला है, यानी कि 100 में 22 कम। 100 में 22 कम का मतलब वैल्यू कितना बन गया? वैल्यू बन गया 78%, ये बन गया सेलिंग प्राइस। यानी कि MRP MP अंकित मूल्य पर डिस्काउंट के बाद क्या बन गया? ये विक्रय मूल्य बन गया। अब कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट के बाद विक्रय मूल्य बनेगा। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट कितने का है? कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कितने का है? 11% का, यानी 100 से वैल्यू
11% बन जाएगी, तो वैल्यू बन गई 111%। 11% का प्रॉफिट 100 में 11 बढ़ा के यानी 111%, ये बन गया क्रय मूल्य का 111%, ये बन गया विक्रय मूल्य। दोनों विक्रय मूल्य बन गए, हमने बराबर किया, परसेंट से परसेंट वैल्यू कट गई। अब 111 अट्ठे 888, 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64 आया 6, 8 7 56 और 6 60, तो वैल्यू कितना बन गया? वैल्यू बन गया 604। यहाँ ऑप्शन में लिखा है दोस्तों, ये ऑप्शन सब गलत है। एक बार भी सवाल देखते हैं दोस्तों हमारा अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 888 रुपये, और इसी पर हमें 22% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी 100 में 22 कम करेंगे। 100 में 22 कम करेंगे दोस्तों, तो ये वस्तु कितने बेची जाएगी? ये वस्तु बेची जाएगी 78% पे। हमें डिस्काउंट किस पर मिलता है? हमें डिस्काउंट मिलता है अंकित मूल्य पर, यानी 100 में 22 कम। 100 में दोस्तों 22 कम पे बेचेंगे। यहाँ 10 में 2 गया 8 बचेगा, 9 में 2 गया तो 7 बचेगा, यानी कि 78% अंकित मूल्य के 78% पे वस्तु बेची जाएगी। हम ये भी जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होगा तो वस्तु बेचेंगे। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस पर 11% का प्रॉफिट है, यानी 100 में 11 बढ़ाकर 111%, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। दोनों सेलिंग प्राइस, दोनों विक्रय मूल्य बन गए, दोनों को हमने बराबर किया, बराबर से परसेंट कैंसिल हो गया, 111 अट्ठे 888 जाएगा। अब 8 अट्ठाई 64 आया 6, 8 7 56, 56 और 6 दोस्तों ये 62, यानी कि 600, सॉरी ये आंसर बनेगा आपका कितना? 624 आएगा। यहाँ गुणा भाग करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा हमारा 624। 8 अट्ठाई 64, 6 8 7 56 और 6 62। आंसर क्या बनेगा? यानी कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा? कॉस्ट प्राइस बनेगा आपका 624, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 8% अधिक है और यदि प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य का 10% है, तब क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य में क्या अनुपात होगा? दोस्तों हम लोगों ने अभी समझा कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस बनता है। यदि D% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस D और बटे में 100, ये बन गया सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट के बाद सेलिंग प्राइस बनता है। P% का प्रॉफिट हो तो यहाँ पे 100 प्लस P और बटे में 100 करेंगे, ये बनेगा सेलिंग प्राइस। दोनों बन गया सेलिंग प्राइस, दोनों को हम लोग बराबर करेंगे। अब दोस्तों नीचे 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब यहाँ डिस्काउंट कितने का है? तो यहाँ पे डिस्काउंट दोस्तों 10%। सवाल में कहा गया कि प्रस्तावित छूट अंकित मूल्य के 10% के बराबर है। अब यहाँ 100 में 10 कम करेंगे तो ये वैल्यू कितना बन गया? अंकित मूल्य का 90 बन गया, बराबर प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 8 का है, यानी कि 8% का प्रॉफिट है। 100 में 8 जोड़ा कितना बना? ये बन गया कितना? 108 बन गया। अब दोस्तों अब ये वैल्यू 9 से घट रही है, 18 से घट रही है। 18 पंजे 90 और 18 छक्का 108। अब दोस्तों मुझे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात बनाना है। क्रय मूल्य के सामने 5 है, क्रय मूल्य के लिए 5 हो गया। अंकित मूल्य के सामने 6 है, तो अंकित मूल्य के लिए ये वैल्यू 6 हो गई। तो 5:6 इनका क्या बन जाएगा? रेशियो बन जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य और
अंकित मूल्य का रेशियो बनेगा 5:6 और ये बनेगा हमारा आंसर। सवाल समझ गए होंगे दोस्तों। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस बनता है, कॉस्ट प्राइस पर दोस्तों प्रॉफिट के बाद सेलिंग प्राइस बनता है। दोनों बन गए सेलिंग प्राइस, दोनों को हमने बराबर किया। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट मिलने से 60 रुपये का पेन मुफ्त मिला। अब दोस्तों यहाँ बात समझने की है, जो हमें डिस्काउंट मिला है उसी डिस्काउंट के बदले हमें 60 रुपये का एक पेन मिला है। तो दोस्तों अब यहाँ पे अंकित मूल्य पे हमें डिस्काउंट कितना मिला है, 30% का हमें डिस्काउंट मिला है। यहाँ दोस्तों डिस्काउंट की वैल्यू हमें सवाल में दी है कि डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट अंकित मूल्य का 30% है और यही किसके बराबर है, तो यही दोस्तों 60 रुपये के बराबर है। 30 दूनी के 60, 1% की वैल्यू 2 आ गई, तो MP का 100% वैल्यू कितना आ गया, 100% वैल्यू बन गई 200 रुपये। यानी कि उस वस्तु पर 200 रुपये लिखा हुआ है, उस वस्तु का अंकित मूल्य 200 है। अब यहाँ सवाल में कहा गया है कि उस वस्तु के लिए अरुण ने कितने रुपए का भुगतान किया है। तो दोस्तों जो अरुण ने सामान खरीदा है वो सामान 30% के डिस्काउंट पे खरीदा है, तो उसने कितने में खरीदा होगा, तो इसी अंकित मूल्य के 30% के डिस्काउंट पे यानी इसी अंकित मूल्य के 70% पर ये वस्तु खरीदी होगी। परसेंट को हटाएंगे, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 70 दूनी के 140, यानी वो वस्तु कितने में ली है, उस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया गया है, तो उस वस्तु के लिए 140 का भुगतान किया गया है और यही आंसर होगा दोस्तों। सवाल बहुत ही ईजी था। सवाल में कहा गया था जो 30% का डिस्काउंट है उसी डिस्काउंट के बदले 60 रुपये का पेन मुफ्त मिला है। यानी 30% जो है वो डिस्काउंट दिया है, तो 30% की वैल्यू 60 रुपये है, 1% की वैल्यू 2 है, 100% की वैल्यू 200 हो गई। हमें डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे, यानी कि यहाँ से वैल्यू मार्क प्राइस की आएगी और इसी मार्क प्राइस पर 30% का डिस्काउंट देके हमने सामान ले लिया है, तो हमने सामान मार्क प्राइस के 70% पे लिया होगा। यानी कि हमने सामान 200 के 30% के डिस्काउंट यानी 70% पे लिया है, हमने सामान लिया है 140 रुपये का। वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। मेरे ख्याल में सवाल समझ में आ गया होगा। हर स्टूडेंट सवाल को समझे, हर साथी सवाल को समझे। यहाँ पे डिस्काउंट की टोटल वीडियो डाली जाएंगी, हर टाइप के क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों आज के इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद।